अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और रिकवरी नोट आज शो करते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल सेंटिमेंट्स वाइज अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाई दी। इन्वेस्टर्स की जानिब से भी काफ़ी हद तक बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया गया। काफ़ी हद तक स्क्रिप्ट हमने आज देखा कि अपर लॉक पे ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। इट मीन्स के काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये एक व्यू नजर आ रहा है कि फाइनली मार्केट में एक इंटरनेशनल इंपैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा था। जैसे कल की मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल हो रहे थे, आज की मार्केट में वैसे ही पॉजिटिविटी प्रिवेल होते हुए दिखाई दी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,281.96 के लेवल पर। हायर साइड ऑफ मार्केट 41,084.90, लोअर वाज 40,281.96 एंड फाइनली क्लोजर 41,071.30 का, यानी कि वेल अबव 41,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर 789.34 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 356.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 71.46 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 11.70 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑयल स्क्रिप्टिंग इन ग्रीन टेरिटरी पाकिस्तान रिफाइनरी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.33 के इजाफे के साथ। 19.26 पे क्लोजर, 33.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्पॉट पे 0.11 का इजाफा देखा गया। 23.31 पे क्लोजर रहा। 32.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली PIBTL 0.34 का गेन देखा गया। 12.92 पे क्लोजर, 19.34 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की कम परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स वाइज काफी हद तक वॉल्यूम्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दिए हैं, यानी कि बाइंग करते हुए ज्यादा आज पार्टिसिपेशन देखी गई है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में अगेन आज हमने यूएस इलेक्शन को ही फोकस रखा है, तो ये रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद वापस आते हैं, मजीद डिस्कशन करते हैं। अमेरिका के 59वें सदारती इंतखाबात, जहां डेमोक्रेटिक नामजद उम्मीदवार जो बाइडन इब्तदाई तौर पर अमेरिकी रियासतों में सदर ट्रंप के मुकाबले में आगे नजर आ रही हैं। सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आने का सिलसिला ताहाल जारी है और अब तक के आदादोशुमार के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिकी ओहदा सदारत पर बराजमान होने और व्हाइट हाउस का मेहमान बनने के लिए मजबूत पोजीशन में आ चुके हैं। ख्याल रहे कि ट्रंप ने मुकम्मल नताइज से कबल ही इंतखाबात में कामयाबी के दावे के साथ ही फ्रॉड का इल्जाम भी लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया था, जबकि दूसरी जानिब डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात का दिन गुजर चुका है और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। साथ ही चंद मुतवक्के नताइज सामने आ चुके हैं, मगर अब भी ये फैसला होना बाकी है कि कौन जीता और कौन हारा। जो बाइडन की ही तरह ट्रंप को भी सदारती दफ्तर में बराजमान रहने के लिए इन रियासतों में अपनी बर्तरी कायम रखनी है जहां वो अक्सरियती वोट हासिल करते रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब का हतमी फैसला जो भी हो, लेकिन जो बाइडन की जीत का दावा और ट्रंप के हरीफ जमात पर बिना किसी सबूत के धांधली और इलेक्शन चोरी के इल्जामात के बायस एक गू-मगू की सूरत हाल उभर कर सामने आई है। ये एक तल्ख और लंबी कानूनी लड़ाई की बात है जो हारने वाली जमात के हिमायतियों को गुस्से और धोखे के एहसास में डाल देती है। ट्रंप की टीम ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा करेंगे। अलबत्ता हतमी नताइज का अब तक इल्म नहीं है। इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि डाक के जरिए डाले गए वोट कभी भी इंतखाबी अमल का पासा पलट सकते हैं और इसका फायदा यकीनन जो बाइडन को ही पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आखिरी इत्तलात आने तक अमेरिका में सदारती इंतखाब के नताइज सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन जीत के करीब पहुंच चुके हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही पॉजिटिव नोट पे जो बाइडन साहब लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस के ओवरऑल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो एक वर्डिक्ट है वो अनाउंस होने ही वाला है और इस रिजल्ट के अंदर साफ साफ जो एक जीत नजर आ रही है वो जो बाइडन की नजर आ रही है। लेकिन अभी कहना सब कुछ कबल वक्त है जब तक कि ऑफिशियली सारी चीजें अनाउंस नहीं हो जाती। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर नासिर साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी कैसा दिखाई दे रहा है सब कुछ? देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का गुज़िश्ता सालों के अंदर एक इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान में, और वो ये रहा है कि या तो रिपब्लिकन्स आते हैं या डेमोक्रेट्स आते हैं। डेमोक्रेट्स का गुज़िश्ता सालों में ये देखा गया है कि वो इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है, और रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी अलाइनमेंट जो होती है वो पाकिस्तान की थिंकिंग के साथ रहती है। हैविंग सेड दैट, अगर आप
प्रेसिडेंट ट्रंप की एक्टिविटीज देखें तो उससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, और इसके साथ साथ जो हमारी अपनी डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की, उसने भी हमें बहुत फेवर किया। राइट। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रंप की पॉलिसी चाइना के साथ रही है, और चाइना को जिस तरह उसने कॉर्डन ऑफ किया है, और इस कोरोना के हालात के अंदर भी, तो उससे उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे अपने इकोनॉमिक रिजल्ट्स जो थे वो बेहतर हुए, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह पे हमने वो फायदा उठाया तो चाइना नहीं उठा सका। तो वो बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद थी और हमने वो लेने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि पास के मुताबिक तो रिपब्लिकन्स हमारे लिए बेहतर रहे, लेकिन जो चीज़ आगे देखने वाली है वो ये है कि अगर एक डेमोक्रेट व्हाइट हाउस के अंदर आता है तो क्या वो ट्रंप की कौन कौन सी पॉलिसी को रेडिकली चेंज करता है और कौन सी पॉलिसीज को लेके चलता है। हमने ये भी देखना है कि इस वक्त कोरोना वायरस के इम्पैक्ट में क्या चीज़ें हैं जो यूएस गवर्नमेंट चेंज करेगी या उसको लेके चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मज़हर साहब, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा कि रिपब्लिकन्स हमारे लिए बेहतर रहे। यू आर टॉकिंग अबाउट रिपब्लिकन्स और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ट्रंप, क्योंकि ट्रंप भी फर्स्ट टाइम, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो फर्स्ट टाइम आए, फिर उनकी एक बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी नॉन सीरियस एटीट्यूड, यू नो दैट, फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें होना, अमेरिका को आइसोलेट करना, लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका को ही एक लाइमलाइट में रखा हर चीज़ में। इन तमाम चीज़ों के बावजूद रिपब्लिकन्स के बारे में कमेंट करेंगे या फिर ट्रंप के बारे में? मैं समझता हूँ रिपब्लिकन्स ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो रिपब्लिकन्स ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ फेवर किया है बमुकाबला डेमोक्रेट्स के। लेकिन आज की पोजीशन कुछ थोड़ी सी तब्दील इस तरह हो जाती है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। आज पाकिस्तान सीपैक के अंदर काम कर रहा है, जिसके अंदर चाइना उसका भरपूर साथ दे रहा है। इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका अपनी पॉलिसीज को लेके चलेगा और अलाइन करेगा, चाहे वो डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए। तो बेहतर तो रिपब्लिकन ही रहा है, लेकिन अगर डेमोक्रेट भी आएगा तो अब ये देखना होगा कि आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और सीपैक की इम्पोर्टेंस को लेते हुए हम उसको किस तरह अपने फेवर में करते हैं। राइट, हम इसे किस तरीके से अपने फेवर में करते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद ओवरऑल अगर ग्लोबली बात करें तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि अभी अगर हम डॉलर यानी करेंसी रेट देखें तो ग्लोबली वीकन नजर आता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तानी रुपये अप्रिशिएट कर रहा है, गुड फॉर अस, लेकिन जब आगे जाके स्ट्रेंथन होता है डॉलर तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा? और पाकिस्तान को अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान ग्लोबली डिस्कस करें तो इकोनॉमी के लिए कैसा होगा इंटरनेशनली? देखिए, इंटरनेशनली तो पहले तो इसका रिजल्ट आए और हमें ये देखना होगा कि रिजल्ट आने के बाद जिस तरह ट्रंप साहब जो है सुप्रीम कोर्ट को पहले ही रुजू कर चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट कितनी देर चलता है, ये इसका एक पहले इम्पैक्ट ही आएगा। बट हैविंग सेड दिस, अगर आपके डेमोक्रेट भी आए तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उनको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करेगी। उसकी वजह ये कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी जो ट्रंप साहब ने रखी हुई थी, उसके साथ उन्होंने काफी मुल्कों को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। उन्होंने बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस कनाडा पे लगाई, एल्यूमिनियम पे लगाई, उन्होंने काफी जगह परसेप्शंस उनकी ज्यादा वो नेगेटिव की तरफ चली गई। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब की जगह अगर जो बाइडेन आते हैं तो उसको लोग इंटरनेशनली ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि अभी जो इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा और खास तौर पे इंटरनेशनली जो मेल से आ रहा है, जो डाक से आ रहा है और अदरवाइज, वो काफी जो बाइडेन के फेवर में जाएगा। ये मेरी अपनी तज्जिया है। और अगर ऐसा होता है तो यू विल सी अ डेमोक्रेट इन द ऑफिस एंड यू विल आल्सो सी अ वाइस प्रेसिडेंट हु हैज अ इंडियन बैकग्राउंड। तो जो मैं आपसे बात अभी कर रहा था कि डेमोक्रेट्स लेके चलते हैं, तो कमाला हसन हैज अ इंडियन बैकग्राउंड एज वेल। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ ओवरऑल बातचीत के जरिए भी तो ये ज्यादातर मामला पे डिस्कशन यानी कि कंटिन्यू रखते हैं। ट्रंप थोड़ा सा डिस्कशन पे नहीं जाते थे, वो अपना एक डिसीजन ले लेते, डायरेक्ट रिजल्ट अनाउंस करते थे, लेकिन इनका थोड़ा सा बातचीत पे ज्यादा फोकस होता है। उसकी वजह ये है कि डिप्लोमेसी इज स्ट्रांग विद हिम, पहली बात। उसकी वजह ये है कि इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ रहा है, तो क्योंकि ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, तो उनको मालूम है, बिल्कुल उनको मालूम है कि क्या बात कब करनी है। डिप्लोमेसी हैज बीन अ स्ट्रांग पॉइंट फॉर द यूएस गवर्नमेंट्स इन द पास्ट ऑल्सो। डोनाल्ड ट्रंप का एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, जिसने बीइंग अ बिजनेसमैन ही हैज बीन वेरी ब्लंट इन व्हाट ही हैज टू से। राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाउ ही केम अक्रॉस वाज वेरी डिफरेंट दूसरे प्रेसिडेंट्स के मुकाबले में।
اوکے سر، اس کے ساتھ ساتھ اوور آل پریزیڈینشیل الیکشن کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے میں اکانومی پہ آنا چاہتی ہوں. پاکستان کی اکانومی کو ابھی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اوور آل اگر پیکیجز، پالیسیز یا پراپرلی ایک میجرز دیکھیں تو رائٹ میجرز رائٹ ٹائملی لیے گئے ہیں. اوور آل سنس کورونا از اسٹارٹیڈ دیکھ رہے ہیں ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں اکانومی جا رہی ہے، اور ڈسپائٹ آف اسمارٹ لاک ڈاؤن. اب آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ امپیکٹ آج دیکھ رہی ہیں اکانومی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 سے 8 مہینے پہلے جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں یہ اس کے ریپرکشنز ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس انٹرسٹ ریٹ ہے. آپ چاہے وہ کرونا کی وجہ سے کہیں یا ادروائز، آپ کا انٹرسٹ ریٹ آج اگر 7% پہ ہے تو آپ دیکھیے اس سے کتنی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو صرف ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ گاڑیوں کی ڈیلیوریز کا ٹائم 6 مہینے پہ چلا گیا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ گر گیا، کائبور آپ کا گرا ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. 7% کے ساتھ لوگوں نے انٹرسٹ بیسڈ اپنی انڈسٹریز کے اندر رجحان ان کا بڑھ گیا. تو جو گورنمنٹ کی پالیسیز فرام دی امپورٹ سائڈ رہی ہیں، حالانکہ میں 100% اس کو فیور نہیں کرتا، لیکن میں رزاق داؤد صاحب کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ڈائریکشنز انہوں نے لی ہیں اس کا امپیکٹ آپ کو آج نظر آ رہا ہے. جو لگژری پروڈکٹس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیز یا ایڈیشنل ڈیوٹیز لگائی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو موقع ملا کہ وہ ان انڈسٹریز کو پاکستان میں لگائے. تو وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے چیز کا. موزریلا چیز جو ہے وہ پاکستان میں بنتی نہیں تھی، 100% امپورٹ ہوتی تھی. جب اس پہ ڈیوٹیز بڑھی تو اس کے بعد آج پاکستان میں 3 سے 4 یونٹ استعمال آلریڈی بنانے شروع کر چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا یونٹ ابھی اس پروڈکشن میں آنے والا ہے موزریلا چیز کا. ایگزیکٹلی مظہر صاحب، اس پر مزید بات کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب پہ. اسٹے ٹیونڈ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवरऑल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बारे में। खासकर इंपोर्ट जैसे जैसे कट ऑफ की गई है तो हमारे मुल्क में भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात कंटिन्यू करेंगे। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चीज़ के बारे में और यही डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा आपको कहना ये था कि इनकी पॉलिसीज जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं वो एक सही सिमत के अंदर है, डायरेक्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स का दिया क्योंकि पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। हम आज तक दूध ही बेच रहे थे और मुल्क में ही बेच रहे थे। आज गवर्नमेंट की डायरेक्शन इस तरह की आई कि आप लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्हें ड्यूटीज इस तरह लगा दी कि लाना मुश्किल हो गया या बहुत एक्सपेंसिव हो गया। जब एक चीज़ एक्सपेंसिव हो गई और इम्पोर्ट हो रही थी तो एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो गई पाकिस्तान के अंदर कि आप इस चीज़ को यहाँ बनाएं। और मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल चीज़ का दिया क्योंकि इसकी इम्पोर्ट बहुत बड़ी है। पिज़्ज़ा हर आदमी खाता है, मोज़रेला चीज़ उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है। राइट। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे ऑफ मिल्क, उन्होंने चीज़ बनाना शुरू कर दी, उन्होंने ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ नए लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। तो हर चीज़ सिंक होती है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट गिर गया, आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिमांड आपकी ऑलरेडी मुल्क में मौजूद है, तो एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो जाती है जिसमें लोग बाहर से भी आए और लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने उसमें इंटरेस्ट जाहिर किया, जिससे आज आपके पास इस साल के अंदर 2020 के एंड और 2021 के अंदर मोज़रेला चीज़ बनना शुरू हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगले चंद सालों के अंदर आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकेंगे क्योंकि आप 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, आपके पास मिल्क मौजूद है। It is not about only cheese. It's not about cheese. It's about different. इसमें vitamin enriched milks होते हैं, इसमें flavored milks होते हैं, इसमें बहुत वैरायटी होती है। लेकिन सर, अगर एट द सेम टाइम लोकल मार्केट में देखते हैं तो यहाँ रेट्स का इशू आता रहता है और फिर अगर जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके इश्यूज नहीं खत्म होते। इन तमाम चीजों को टैकल करके एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ये काम किया है। कुछ महीनों पहले डेयरी को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया। पहले डेयरी को इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिलता था। आज जब इंडस्ट्री को स्टेटस मिल गया है, एक इंडस्ट्री का, डेयरी इंडस्ट्री को, तो इसमें एवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स आएंगे, इसमें चीज़ें बेहतर होंगी। आप अगर अभी सिर्फ गाय भैंसों की बात करते हैं तो उसके अंदर एक वो सेक्टर वो जो कभी आए ही नहीं है पेपर पे। आज बड़े बड़े ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इस वक्त डेयरी फार्मिंग के अंदर चले गए, कैटल ब्रीडिंग के अंदर चले गए। तो ये चीजें मुल्क में आ रही हैं। जिस वक्त आपने उस पर, गवर्नमेंट ने उस पर एम्फसाइज किया, उसको एक स्टेटस दिया, तो वो लोग जो इंडस्ट्रीज में हैं और एक नॉन कन्वेंशनल डेयरी के अंदर भी आने शुरू हो गए और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। तो मैं समझता हूं कि आप फ्यूचर में देखेंगे कि डेयरी इटसेल्फ वैल्यू एडेड सेक्टर में एक एक्सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। ओके, डेयरी प्रोडक्ट पे भी जाहिर सी बात है, जब इंपोर्ट की बात हो और प्रॉपरली एक्सपोर्ट वाइज अगर ये तमाम चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो ओवरऑल वाकई ये एक विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज के लिए हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं ओवर कॉल मुनीर कमाल साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज की मार्केट ने बहुत ही जबरदस्त रिकवरी और एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया है। 700 अबव पॉइंट का क्लोजर आज की मार्केट में देखा गया है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को काफी हद तक पॉजिटिव नोट पे पाकिस्तान अगर मार्केट्स हैं या इकोनॉमी है उन्होंने लिया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें हमारा ये नहीं है कि वो जो बाइडेन जीते या ट्रम्प जीते, एक अनसर्टनिटी खत्म होनी चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है स्टेट्स के साथ, वो चाहे बाइडेन हो या ट्रम्प हो, वो चलती रहेगी जैसे पहले भी चली है। हमारी सबसे बड़ी मार्केट एक्सपोर्ट्स की जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। हमारे पास फाइनेंशियल जाहिर है, ये आपकी स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आता है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं। तो हमारी ये चलेगी खत्म होती जहां नजर आएगी मार्केट को, मार्केट रिस्पॉन्ड करेगी इसको।
एग्जैक्टली मार्केट रिस्पॉन्ड कर भी रही है। सर ये भी बताइए, ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? डिस्पाइट ऑफ कोरोना सेकेंड वेव हम देख रहे हैं कि ओवरऑल देखा जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही पाकिस्तान अगर जाएगा तो दोबारा उसी तरफ जाएगा। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं इकोनॉमी के नंबर्स? एक तो हमारे इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो अभी पिछले 3 महीने से 4 महीने से जाहिर है बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारा करंट डेफिसिट बड़ा कंट्रोल्ड है, कलेक्शंस भी जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो ठीक ठाक हो रही हैं, और सो ओवरऑल, और ये खासतौर पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो अभी शुरू हुआ है मामला, उससे सीमेंट और सब की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। स्टील है, सीमेंट है। वो तो 73 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है वो तो, राइट जी, वो काफी वो बढ़ गई है, और इस तरह वो गाड़ियों की आउटपुट बढ़ा। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक नंबर्स नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है, जब पहली दफा लॉकडाउन की तरफ दुनिया गई तो बहुत अनसर्टेनिटी क्या होगा क्या। इस दफा जो सेकेंड वेव आ रही है उसको जाहिर है कंट्रोल तो करना ही, यूरोप कुछ बंद भी कर रहा है, लेकिन एक चीज तय है कि फुल लॉकडाउन जैसे पहले हुआ था मार्च अप्रैल मई में दुनिया जहान में, हमारे यहाँ भी हुआ था, वो अब नहीं होगा। हमने कोविड को पहले बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर लिया था, हमारे नंबर्स भी कम आ गए, हमने बड़े टाइम इंडस्ट्री शुरू कर दी थी, तो इतना कॉन्फिडेंस है बिजनेस कम्युनिटी कि हम कोविड को संभाल लेंगे सेकेंड वेव को भी, और वो कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में भी नजर आएगा, और बिजनेस कम्युनिटी की इस वक्त बंदी हुई कि हम इसका जो कोविड का जो सेकेंड वो वेव आ रही है और दुनिया बेहतर तरीके से हैंडल कर रही है। सर एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया है तो मैं वहीं आना चाहूंगी। 41,000 के लेवल से हम आ जाते हैं। अब ओवरऑल आप कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है इन्वेस्टर्स का भी, और ओवरऑल इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। मार्केट की जो पीई है वो काफी चीप है पूरे रीजन में अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज से। सर अब क्या कहेंगे कि मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है? 43,000 का लेवल इतना स्ट्रांग नजर आता है कि मार्केट वहां जाके बैकफुट हो जाती है, जबकि हम देख रहे हैं कि 27,000 से मार्केट के नंबर्स इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं एट द सेम टाइम 40,000 के लेवल पे, लेकिन 43,000 का लेवल इतना स्ट्रांग है कि डिफरेंट 3 ईयर्स में अगर हम बात करें 2017 के बाद से मार्केट उसे आगे पास ऑन नहीं कर पाई है। अब वो देखें, वो उसकी बड़ी बहुत सी वजूहत हैं। 2017 में कुछ और वजूहत हैं, लेकिन 2017 मई में 4,000 तक मार्केट गई थी और उसके बाद हो गई थी 18 या 19 में बात काफी कोविड हुआ। चलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम आपको दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के बारे में और ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में, खासकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो आज हो रहे हैं और फाइनली उसका रिजल्ट भी अनाउंस होना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए जो भी प्रेसिडेंट आता है अमेरिका में, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो तो वही रहेंगी और उसका मौकफ वही रहेगा, तो तमाम चीजों में ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अनसर्टेनिटी है वो दूर हो जाएगी। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात करेंगे उससे। मजहर साहब, ओवरऑल पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो वही नजर आ रहा है और बहुत वाज़ेह है। एक तो अमन का पैगाम, दूसरा ये कि ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन में एक फ्रेंडली रिलेशन कायम करना, पाकिस्तान के साथ एक कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना और अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदे करना, ये तमाम एक की पोजीशन पाकिस्तान लिए हुए है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें इस गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है और इंटरनेशनली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, खान साहब ने कश्मीर का इशू तो व्हाइट हाउस में जाकर भी उठाया है। तो मैं समझता हूँ एट द हाईएस्ट लेवल अगर हम यूएस इलेक्शन की बात करते हैं तो उस पर वहाँ भी उठाया गया, इसको उजागर किया गया, और जहाँ भी इमरान खान साहब जाते हैं कश्मीर का इशू लेके जाते हैं। तो जितना उन्होंने हाईलाइट किया है मैं समझता हूँ किसी और प्राइम मिनिस्टर ने पहले कभी नहीं किया है। और इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इश्यूज और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो हर जगह जाके हाईलाइट करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो फॉरेन ऑफिस है हमारा, ये जो डिप्लोमेसी हमने आज इख्तियार की भी है, वो अग्रेसिवली हर जगह खुद जाने की है और पैसे लेने के लिए नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री और इकॉनमी को चलाने के लिए। आपको खुद इल्म है कि जहां जहां ये गए इन्होंने वहां पे
फायदे किए हैं, उन्होंने MOU साइन किए, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और इकोनॉमी के लिए किए, और मैं समझता हूँ इसका रिजल्ट हमें आना भी शुरू हो गया है और आ भी रहा है। तो जो डिप्लोमेटिक इनकी स्ट्रेंथ्स रही हैं, मैं समझता हूँ इन आने वाले सालों में जो PTI के पास है उसमें आपको और बेहतर नजर आएंगी, और स्टांस बिल्कुल सही है। ये एक और अलग बात है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशनिंग है, पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, CPEC में चाइना हमारा पार्टनर है, उसके साथ रहते रहते हमने अपनी डिप्लोमेसी को लेकर चलना है। बहुत से मुल्क हैं जो हमारे साथ खुश नहीं है इस बात पे कि CPEC हमारे पास है, लेकिन हमने पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी को अख्तियार करते हुए हमेशा हर मुल्क के पास जो ये गवर्नमेंट जा रही है उसी तरह जा रही है कि उसको साइड पे करते हुए अपना मौक़िफ़ डिवाइड करना। लेकिन पाकिस्तान की एक तो पोजीशन वाकई की पोजीशन है, ये इस बात से तो कोई नहीं इख्तिलाफ किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज हैं जो काफी इंटरेस्ट शो करते हैं CPEC के अंदर डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अब आने वाले दिनों में फाइनली ये काम होने जा रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और मैं समझता हूँ जो उन्होंने इसको अभी सेपरेट भी किया है CPEC को, इसी वजह से किया कि इसकी इम्पोर्टेंस और हाईलाइट हो। और आप देखें कि इस वक्त इंडस्ट्री भी गवादर के अंदर आ रही है, अभी एक टायर का यूनिट जो है वो वहाँ पे लग रहा है, एक केमिकल प्लांट बहुत बड़ा साइन हुआ है जो आने वाला है, बहुत से चाइनीज कंपनीज जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, न सिर्फ गवादर के अंदर बल्कि ओवरऑल आप पाकिस्तान में जितने जोन्स हैं, अगर आप पंजाब में खास तौर पे देखें तो वहाँ पे कितनी कंपनीज ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव अप्रोच है और एक पॉजिटिव पॉइंट है जिससे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी पूरी कौम के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 साल में इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और इसका जो एक डेकेड के बाद जो है इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। सर जब ये रिजल्ट आना शुरू होंगे तो कितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चले जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर खासकर अगर हम कहें ना एक टोल टैक्स ही लेना तो वो भी काफी हद तक पाकिस्तान के लिए बहुत हो जाएगा। देखिए बात सिर्फ छोटे छोटे चैलेंजेस जो है हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज करने की जरूरत है, और मैंने ये देखा है कि ये गवर्नमेंट ये काम कर रही है। सबसे पहली बात ये कि आप कन्वेंशनल प्रोडक्ट से निकल के दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ भी आएं, ये काम ये गवर्नमेंट कर रही है। मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, मैं रज़ाक दाऊद साहब से कुछ दिन पहले मिला तो वो इस पर काम कर रहे थे और हमने देखा कि अब उसके एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स शुरू करें, और गवर्नमेंट मदद करने को तैयार है इन इंडस्ट्रीज को कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स में आएँ। इसके साथ साथ हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाना है। अगर आप वैल्यू एडेड, अगर आप टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो आज टेक्सटाइल जो है वो फुल बूम पर है, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही है। का तो एक पार्टिसिपेशन टेक्सटाइल का बिल्कुल अच्छा, लेकिन आपकी 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स है ही टेक्सटाइल, मोर देन दैट। अब बात यह कि आप उसमें जितना वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर चले जाएंगे, पहले तो आप सिर्फ धागा बनाते थे और बेचते थे और उसमें मुनाफे ज्यादा थे कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज कंपैरेटिव होने के लिए आप आज अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आप वैल्यू एडिशन में आएंगे, और वो वक्त दूर नहीं कि आप अपने ब्रांड्स लेकर पाकिस्तान से बाहर प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें मार्केट्स भी कुछ जो है वो ढूंढने की जरूरत है, न्यू मार्केट्स भी जो है वो डिस्कवर करने की जरूरत है। देखिए मैंने आपसे भी बात की थी कि डिप्लोमेसी, तो वो जो मैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ वो मेरी जो मैंने शायद क्लियर नहीं की वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। जो गवर्नमेंट पाकिस्तान अपनी स्टेटस डिप्लोमेसी लेकर चल रही है तो अपनी जगह है, लेकिन जिस मुल्क में भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं या प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक टाइज की बात की और उन इकोनॉमिक टाइज से हमें बहुत फायदा हो रहा है। देखिए ना, एक वक्त था कि कोई पाकिस्तान के अंदर आता नहीं था, बाहर दुबई तक आपकी मीटिंग्स होती थी, पाकिस्तान कोई नहीं आता था। और ये बात बड़ी मशहूर है एक्सपोर्टर्स में कि एक दफा अगर आपका बायर चला गया तो बहुत मुश्किल होती है उसको वापस लेकर आने में। तो इस वक्त गवर्नमेंट भी इन लाइन है और खुद पूछती है कि आपको और क्या फैसिलिटीज चाहिए। आपके कमर्शियल ऑफिसेज हैं उनको इन लाइन किया हुआ है कि आप उनके साथ वो ट्रेड काउंसलर्स बन जाए, वो पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को उन मुल्कों में जहां पे वो मौजूद हैं उसको प्रमोट करें और उसके B2B सेलिंग एंड बाइंग का काम शुरू करें, जो काफी हद तक शुरू किया हुआ है। चलिए सर, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, ये टेक्सटाइल हो गई, और इसके साथ साथ ओवरऑल कुछ और भी प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने कहा कि जरूरी है इनको भी डिस्कवर करना और लाना। टाइल्स और जो सेरेमिक्स वगैरह हमारा जो एक सेक्टर है बहुत मशहूर है और माना जाता है पूरी दुनिया में, यहाँ भी काम करने की जरूरत है, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स इंक्रीज करने की जरूरत है। मुनीर कमाल साहब ने आपको बात की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर मदर इंडस्ट्री कहलाई जाती है। राइट। तो इस गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है। उसकी वजह यह है कि 72 एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। आपके सामने अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज में दिखाया, सीमेंट के आप शेयर देख लीजिए, सीमेंट की रॉकेट सेल्स हो रही हैं। और 73 ईयर्स में फर्स्ट टाइम है जो ये प्रॉपर्ली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, बहुत ही दी बेस्ट रिजल्ट्स हम कहेंगे अनाउंस हुए हैं। इन तमाम चीजों पर मजीद बात करेंगे, पहले आप रिपोर्ट देखें और टेक्सटाइल और सेरेमिक्स पे ये स्पेसिफिक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं, फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। घर बनाते हुए हर शख्स अपने घर के लिए हर चीज बेहतरीन खरीदना चाहता है, ताहम सवाल कीमत, मयार, स्टाइल और माली इस्तात का आ जाता है। पाकिस्तान में सेरामिक्स या टाइल की सनत उभरती हुई सनतों में शुमार होती है, लेकिन ये अभी आगाज है। आबादी बढ़ने के साथ साथ पाकिस्तान में तर्ज रिहाइश भी तब्दील हो रहा है और इसी के मुताबिक टाइल्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। ताहम ताहाल पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री में काफी खला मौजूद है, जिसे देखकर कई कंपनीज मैदान में कदम रख रही हैं। पाकिस्तान में टाइल महंगी तभी बिकती है जब उसका डिजाइन अच्छा हो। अगर डिजाइन पुराना और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ना हो तो टाइल की कीमत नहीं मिलती। पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री की डिमांड अभी तक पैदावार से कम है, इसीलिए बाकी तलब टाइल्स दरामद करके पूरी की जाती है और बड़ी महारत से बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने दरामदी हिस्से को पुर कर रखा है। पाकिस्तान में मजीद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने की सलाहियत और जगह ताहाल बाकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ कीमतों में फर्क आएगा बल्कि रोजगार के काफी मौके भी पैदा होंगे। पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री का मुस्तकबिल माहौल दो स्टाइलों में है। मसला ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं, मसला तो ये है कि लोग गैर मयारी माल की मार्केट में मौजूदगी से बदजन हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री आइंदा सालों में मजीद तरक्की करेगी और इस तरक्की में नए पैदावारी यूनिट्स और मुकाबले की फजा आम शहरी के लिए फायदे की नवीद आएगी। पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री में किस कदर पोटेंशियल मौजूद है और कैसे इस सेक्टर को तरजीही बुनियादों पर मुनाफे बख्श सेक्टर की जानिब ले जाया जा सकता है, आज के शो में माहिरीन की राय की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली टाइल्स और सेरामिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके एक्सपोर्ट्स के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना काम हुआ है। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात करेंगे उनसे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये टाइल्स इंडस्ट्री जो है वो कितनी ज्यादा अब आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो अपना नाम कमाने जा रही है। मजहर साहब, सेरेमिक्स एंड टाइल्स जब यहाँ बात आती है तो ये प्रॉपरली इंडस्ट्रियल बेस्ड अगर इसका ऊपर काम देखें हम पाकिस्तान के अंदर तो बेहतरीन होता हुआ दिखाई देता है। हर घर में टाइल लग रहे हैं, हर घर में ये जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर बिजनेसेस जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की तो कितने नंबर इसके इंक्रीज हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास तो पोटेंशियल मौजूद है कि सेरामिक्स जो है जो आपके पास अल्लाह ने आपको सारे ये मिनरल्स और मटेरियल्स दिए हुए हैं, आप इसकी भरपूर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अपने इश्यूज अपनी जगह मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री, और अभी हम सीपेक की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर ऑलरेडी 2 चाइनीज प्लांट्स पाकिस्तान में लग चुके हैं। एक ने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है और एक अपनी प्रोडक्शन चंद महीनों में शुरू कर देगा। इसके अलावा 2-3 कंपनियां और हैं जो पाकिस्तानी अपने प्लांट्स लगा रही हैं, लेकिन ये लगाने के बाद भी इसमें इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक गैस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इसको गैस की जरूरत है, आपकी गैस पूरी नहीं मिलती, या गैस अगर मिलती है तो आप RLNG जो है वो पूरी नहीं दे सकते हैं, या संडेज के इश्यूज हैं। लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इससे पोटेंशियल इसलिए कि तमाम मिडल ईस्ट की मार्केट्स जो हैं, जो चाइना से इतनी दूर से माल यहाँ पे आता है, हम उसको कम्पीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर ही जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जिस तरह टेक्सटाइल्स में आप कहते हैं कि 2 साल का फर्क होता है, रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होगी, एब्सोल्युटली अवेलेबल है, एब्सोल्युटली अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी कंस्ट्रक्शन के लिए रही है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में 5-6 इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान में आ जाएंगी, और जब ये इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगेंगी तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को अगेन एक इम्पोर्टेंस देनी होगी, एक पैकेज देना होगा कि क्या तरीक़ेकार हो कि ये वाइबल हो जाए एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान से बाहर। तो इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। ना सिर्फ इसके अंदर, सैनिटरी वेयर के अंदर अभी एक प्लांट है, शायद वो गवादर के अंदर लग रहा है, और वो गवादर में लगने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उस खत्ते के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल की वजह से गवादर में लगाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ गुजरावाला में सारी जिंदगी रहा है। तो ये चीजें इसके अंदर तब्दीली आ रही है। मैं समझता हूँ आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट सिरेमिक इंडस्ट्री को करे
تو نہ صرف آپ کی سیرامک ٹائلز، فلور ٹائلز، آپ کے سینیٹری ویئر بھی ایکسپورٹ پوٹینشیل رکھتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں بآسانی. لیکن ابھی نہیں ہو رہی ہے، جو آج نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اس کو اگر فل ریکوائرمنٹ ان کی پوری کرے اور ان کو اچھی طریقے سے اندر آنے دے. تو ان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا پوٹینشیل ہے کہ جس وقت یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جیسی بوم کرتی ہے، نئی انڈسٹریز آتی ہیں، ایکسپینشنز ہوتی ہیں، والیومز کریٹ ہوتی ہیں. تو جیسے ہی والیومز کریٹ ہوتی ہیں آپ ایک سرٹن لیول آف کوالٹی اور والیومز پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. جیسے میں نے آپ سے کہا سب سے قریبی آپ کی مڈل ایسٹرن مارکیٹس ہیں، آپ ان کو کور کر سکتے ہیں جو چائنا سے لے کر آتے ہیں مال اور وہاں پہ لے کر. ایگزیکٹلی. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ بیسک نیڈس پوری ہونی چاہیے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ گیس یا جو پاور ہمارے پاس ایک لوور نوٹ پہ آ جاتا ہے یا پھر ہمیں پورا پراپرلی سپلائی نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں اگر ہمارے بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو ان تمام چیزوں پہ پھر ہمارے لیے کوئی کمپٹیشن مشکل نہیں ہوگا اور پاکستان ہی ساری چیزوں کو کمپیٹ کرے گا. سر اس کے ساتھ ساتھ اوور آل پاور ٹیرف کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. انڈسٹریل ٹیرف اناؤنس کیا گیا ہے، بہت ہی پازیٹیو ایک نیوز ہے اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی ایک بوم آیا ہے. کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پیکیج ہے اور اس کا امپیکٹ آپ کو چند ہی مہینوں میں نظر آئے گا. اور جو ایک بات چل رہی ہے کہ جو سرٹن ٹائم پیریڈ ہے جس میں بجلی مہنگی ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ بجلی کے ریٹس کو بھی ریڈیوس کر دے. تو اگر اس طرح کی چیزیں اور پاکستان میں آئیں گی، اس میں تو کوئی آف پیک تو نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا جاتا نا یہ پیک ٹائم ہے. ابھی اس وقت تو پیک ٹائم ہم دے رہے ہیں، لیکن جیسے یہ پیکیج ایکچولیٹی کے اندر آتا ہے تو اس کا فرق پڑے گا، امپلیمنٹ ہوگا. بالکل امپلیمنٹیشن کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس طرح معلوم ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ آپ سے یہاں تک بات کر رہی ہے کہ اگر آپ ہائی لیول آف پاور کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کو اسپیشل ریٹس دیے جائیں کیونکہ آپ بڑے کنزیومر ہیں. تو یہ چیز پہلی دفعہ سامنے آ رہی ہے. پیک ٹائم کب سے کب تک ہوتا ہے؟ پیک ٹائم جو ہے شام کو 6 بجے سے رات کو 10 بجے تک ہوتا ہے. 10 بجے تک یا 12 بجے تک؟ 10 بجے تک ہوتا ہے. اس کے اندر اگر آپ کا ریٹ 12 روپے ہے تو پیک ٹائم ریٹ جو ہے وہ 18 روپے ہو جاتا ہے. تو 18.96 انڈسٹریز میں تو زیادہ تر صنعتوں میں جو صنعتی پہیہ چلتا ہے وہ تو صبح کے ٹائم میں ارلی مارننگ. یہ تو وہ ہے جو آپ ایک شفٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ 24 آورس 3 شفٹیں چلاتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اکوپمنٹ یا وہ مشینری جو زیادہ پاور لیتی ہے اس کو کم کر دیا جائے اور 10 بجے کے بعد چلایا جائے. لیکن اگر یہ جو پالیسی لے کر آئے ہیں، اگر یہ اسی طرح اس کو لے کر چلتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کے پی کے گورنمنٹ اس پہ آلریڈی کام کر رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پاور زیادہ لیتے ہیں، یعنی 1 میگا واٹ سے زیادہ لیتے ہیں، 3 میگا واٹ سے زیادہ لیتے ہیں، تو ان کے ریٹس میں ریڈکشن لائیں تاکہ ان کو اور سہولت ملے، اس کے ساتھ وہ مزید انویسٹمنٹ کریں. تو دس از دا پیکیج دیٹ کے پی کی گورنمنٹ از ورکنگ آن. اسی طرح کے اور اگر آپ چیزیں لے کر آتے ہیں، انڈسٹری کو جتنی سہولت آپ دیں گے، آپ سہولت فراہم کریں. بات صرف اتنی ہے کہ جتنی انڈسٹری کا پہیہ گھومے گا، جتنی انڈسٹریلائزیشن ملک کے اندر ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا. ہم بات لیبر کی کرتے ہیں لیکن لیبر کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں ٹریننگ آف لیبر، ایڈوانسمنٹس آف ٹیکنالوجی، کہ آپ کے لوگ اگر زیادہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو جب وہ لوگ باہر جاتے ہیں تو صرف ایک ڈرائیور کے طور پہ، ایک پلمبر کے طور پہ نہیں جائیں گے، پھر وہ جائیں گے ایک ہائی لیول کے اوپر کہ جو آپ کے آج پیسے آ رہے ہیں، اگر 24 ارب ڈالر آپ لے کر آ رہے ہیں سال کی، یہ 40 ارب ڈالر یہ ڈبل ہو جائیں گے. سر ہمارے ساتھ فرید عالم صاحب اوور کال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو ویری مچ. سر سب سے پہلے یہ بتائیے مارکیٹ کی پرفارمنس اور پریزیڈینشیل الیکشن یو ایس، کیا اس میں کچھ سیم چیز نظر آ رہی ہے؟ وہاں پہ بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں، یہاں پر مارکیٹ لیڈ کر رہی ہے ہماری، اور آج بہت اچھی ریکوری ہوئی ہے. جی چلیں، آپ نے کیونکہ اس حساب سے پوچھ لیا، یو ایس انالوجی ڈرا کرنی پڑے گی. دیکھیے امریکہ کی اندر جو کچھ ہوا، انسرٹینٹی جو ابھی لوم کر رہی ہے، ہم نے تھیوریٹیکلی تو یہ پڑھا ہے کہ انسرٹن کنڈیشن میں مارکیٹیں اتنی اچھی نہیں جاتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈاؤ جونز ان کا اور جو مارکیٹ ہے وہ پرسوں بھی، کل بھی اور آج بھی فیوچرز ان کے خاصے بہتر لگ رہے ہیں. تو یہ ایک جو فینومینا ہمیشہ سے تھا کیپٹل مارکیٹس، اسٹاک مارکیٹس کے لیے، کہ انسرٹن کنڈیشنز میں انویسٹر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ تو غلط ثابت ہو گیا امریکہ میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. اب ہماری بات پاکستان میں جو لیٹسٹ چیزیں ہو رہی ہیں 3-4 دنوں میں، اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس لیول پہ جا کے سوچ رہی ہے
کہ جو बिजली के बिल में SME के लिए छोटे जो हमारे सेक्टर है SME सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए जो सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है बिजनेस को चीज वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है। अब गवर्नमेंट को इतना अगर कॉग्निजेंट है इस फैक्ट से और इस प्रॉब्लम से जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको बड़ी खुशी हुई कि असल रियल इश्यूज को एड्रेस गवर्नमेंट कर रही है। तो उसकी वजह से जो ऑप्टिमिज्म ऐसे से चल रहा है मार्केट में वो और बेहतर हो गया। तो ऑप्टिमिज्म देखें, जब आप पूरी दुनिया की कैपिटल मार्केट्स ऑप्टिमिज्म पे चलती हैं, हमें लग रहा है कि कल आने वाला पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी आज से बेहतर होगा, तो सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुश हैं। अल्लाह इस वाले भरम को और इस चीज को कायम रखे। तो हमारी मार्केट्स में तो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं तेजी जो हो सकती है इंशाल्लाह। अच्छा सर, तेजी हो सकती है, यू आर राइट, और होगी, और कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। अब आने वाले हफ्ते में आप क्या देख रहे हैं, मार्केट को किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी के नंबर्स की बात करें, रेमिटेंसेस की बात करें, हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, सब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नोट पे नजर आते हैं। जी, मेरा ख्याल है स्टेज जो सेट हुई हुई है इस वक्त, इट इज गुड फॉर द कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी। और जो चीजें बिजनेसमैन को आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भाप के इक्विटी इन्वेस्टर पहले ही मूव कर जाते हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। तो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है या कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर है, उससे एक्सपेक्टेड यही होता है कि वो पहले प्रिएम्प्ट करे, भांपे उन चीजों को और पहले मूव करे। तो अभी आपने खुद ही कह दिया, इंटरेस्ट रेट हाइक में अभी इंशाल्लाह बहुत टाइम लग रहा है। कोविड की वजह से पिछले हफ्ते प्रॉब्लम आई थी और आपने भी देखा था कि मार्केट ने 2 दिन लगातार इस इशू को अपने ऊपर तारी कर लिया था कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि रिस्पांस कोविड का हमें लॉकडाउन की तरफ खुदा ना खास्ता ना ले जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने एक व्यू लिया था बिजनेसेस के लिए, उसी तरह का लिया। और अल्लाह का शुक्र है, अगर थोड़ा बहुत हम इस पर एहतियात करें, पाकिस्तान बहुत बेहतर है बहुत सारे ममालिक से। और ये देखें कि अमेरिका में जहां दुनिया के साथ इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस हो रहे हैं, डेथ ज्यादा हो रही हैं, इन्फेक्शन रेशो भी बहुत हाई है, उन लोगों ने भी पता नहीं क्या जीना सीख लिया है इस कोरोना के साथ। सो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट अभी डाउन है और काफी देर तक इंशाल्लाह पाकिस्तान में डाउन रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है, डिमांड निकल के आ रही है और हमारा एक्सपोर्टर खुश है। सीमेंट, अच्छा सबसे बड़ी बात अच्छी ये हो गई, इस गवर्नमेंट ने अच्छे वक्त में नेगोशिएट कर लिया कंस्ट्रक्शन पैकेज, वरना IMF नॉर्मली कोई और नेगोशिएटर होते तो ये जो पैकेज हमारी गवर्नमेंट ने कामयाबी से इनसे निकलवा लिया। अगर ये सिंगल कंस्ट्रक्शन पैकेज ना होता तो हमारी इकोनॉमी, हमारी स्टॉक मार्केट जिस लेवल पे आज खड़ी है उतने पे ना होती। एग्जैक्टली, कभी ना होती। सर, वीक का कल लास्ट सेशन है, क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? ओवरऑल जो एक डिप आया था फाइनली आज तो रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? बाय ऑन डिप्स करना चाहिए या फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर एंटर हो जाना चाहिए? देखिए, दिस इज माई पर्सनल व्यू, आई मे बी रॉन्ग, कि ये बाय और डिप वाला जो इन्वेस्टर है ना, वो अपना पैसा लेके बैठा रहेगा, उसको मिलेगा कुछ नहीं, अच्छे शेयर नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक सब थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी इक्विटी इन्वेस्टर्स को और अच्छे चेरी पिकिंग करनी पड़ेगी और मार्केट के मूव में बैठना पड़ेगा कमाने के लिए, वरना लोग बैठे रहेंगे और मार्केट आगे निकल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, काफी डिटेल एनालिसिस, और लोगों को वाकई चेरी पिकिंग करना पड़ेगी क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। और हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे, पहले एक ट्रेंड सेट था, एक पैनल सेट था कि वही स्ट्रिप्स नजर आते थे वॉल्यूम लीडर्स में, लेकिन अब हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे कुछ नई बाइंग होते हुए दिखाई दे रही है। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे उनसे। और ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है, मैं चाहूंगी पहले मैं उसके ऊपर आऊं मजीद और उस पर बात करूं। मजहर साहब, क्या देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज? जैसा कि फरीद आलम साहब ने जिक्र किया, जब नीड ऑफ द आवर थी, जब कोविड स्टार्ट हुआ था और पहली बार पाकिस्तान के अंदर एक हमने टेस्ट किया था, अटेम्प्ट किया था पहली बार, तो एक बड़ा मुश्किल सिचुएशन थी इससे एक निकलना और फिर इतनी लीनियंसी लेना। बिजनेस कम्युनिटी काफी ज्यादा हर्ट होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया
इंटरेस्ट रेट डाउन साइड पर गए और हमने देखा वीक ऑन वीक बेसिस पे मीटिंग्स हुई और इंटरेस्ट रेट जो है वो वीकली डाउन किए गए, 7% के अराउंड आ गए। लेवरेज इंडस्ट्रीज ने सेम टाइम पे बूम किया। क्या देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज जब ये दिसंबर तक एंड हो जाएगा तो क्या मजीद एक्सटेंशन इसको दी जाएगी, एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए, मैं फर्दर क्या समझता दिखाई हूँ दे रहा इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, जैसे फरीद आलम साहब ने कहा, एक टाइमली डिसीजन था, लेकिन हर चीज एक साथ सिंक होती चली गई। जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, वहाँ पर आपने इंटरेस्ट रेट्स को भी रैशनलाइज किया, नीचे आ गए, 7% तक आ गए एवरेज में। तो बाकी की सारी चीजें एक साथ चली हैं। राइट। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मजीद एक्सटेंड कर दे, क्योंकि आपने तो टाइम पीरियड दिया कि आप इतने टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन के प्लान्स को डेवलप कर लें, लेकिन हमें ये खुद मालूम है कि आपको परमिशन लेने के अंदर ही 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं। तो अगर उस टाइम पीरियड को आप कम कर देते तो मैं समझता हूँ आपके पास डेवलपमेंट और ज्यादा होती। Right. ये अलग बात है कि आज भी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बुलिश है, लेकिन उन इदारों को भी अगर और बेहतर कर दिया जाए और एफिशिएंट कर दिया जाए कि जो चीज परमिशन लेने के लिए आपको 6 महीने लगते हैं। सर एनओसीज की बात कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है। एनओसीज की बात कर रहे हैं। सर ऐसा होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर जब ब्रोकरेज हाउसेस लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं या लाइसेंसेस देते हैं तो उसमें उनके लिए एक लाइसेंस कर दिया गया है ताकि उनको ज्यादा जगहों पे जाना ना पड़े, ज्यादा जो है वो आसानियां पैदा हो। एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काफी सारी एनओसीज हैं जो लेना पड़ती हैं और डिफरेंट जगहों से परमिशन लेने के बाद स्टार्ट लेना पड़ता है। देखिए इसलिए जरूरी है कि जो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो आपने सेफ्टीज को भी लेके चलना है, फिर आपने यूटिलिटीज को भी लेके चलना है कि आपकी सेफ्टीज आपने क्या रखी हुई है, आप किस तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आप 500 लोगों के रहने की जगह बना रहे हैं तो क्या उसके हिसाब से बिजली, पानी, सूरज, उन सारी चीजों का इंतजाम है, क्या पार्किंग का इंतजाम है, लिफ्ट कितनी होंगी, क्या साइज की होंगी, हर चीज का निजाम अगर आ जाए और यहाँ बारिशों की बात हो जाए तो ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। ये हर चीज जो है, ये हर चीज जो है साथ करनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं जिसमें इतना टाइम लगता है। एक कमेंट तो कर देना इस मेरे इस क्वेश्चन पे, सूरज वाले पे। देखिए सूरज में तो ये कि तो आप तो कराची में जिस जगह चले जाएं, चाहे वो घर हो या बिल्डिंग हो, सूरज तो हर जगह इस तरह ही पड़ा हुआ है। और थोड़ी सी बारिश हो जाए थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हर जगह एक स्विमिंग पूल बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये काम कर रहे हैं सूबाई हुकूमत के साथ मिलके, अगर इसको सिंसियरली किया जाए तो कराची को वो मकाम दिया जाए जो कराची का ओरिजिनली है। ये कहना फिर अगेन रिपीटेड होगा कि रेवेन्यू तो 70% देता है ये शहर, लेकिन इसके अंदर जो सलूक है वो सौतेला है। लेकिन हमने ये देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट अब काम करने को तैयार है। देखना ये कि सूबाई हुकूमत इनके साथ मिलके सिंसियरली इसको कितना बेहतर करती है। एग्जैक्टली इस पर भी काम करने की जरूरत है। सर करेंसी पे आऊंगी, इन्फ्लेशन पे भी बात करूंगी, लेकिन पहले करेंसी के बारे में पूछना चाहूंगी। 159 के अराउंड रुपी ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है? अगर मजीद एप्रिसिएशन हो जाती है तो रुपी कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए अगेन ये हर चीज का इम्पैक्ट है। अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर वीक हुआ है तो हमारे पास भी वीकनेस है, लेकिन उसकी सिर्फ वजह इंटरनेशनल मार्केट नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इतना ज्यादा हमारे ऊपर नहीं है। आप ये देखिए कि आपके करंट डेफिसिट्स कहाँ पे हैं, आप ये देखिए आपके फिगर्स जो पाकिस्तान की बैलेंस शीट है, मैं समझता हूँ कि इस 30 जून को जो आप फिगर्स देखेंगे तो वो बेहतरीन फिगर्स होंगे। एग्जैक्टली और अगर हम इस फिस्कल ईयर की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इस फिस्कल ईयर का स्टार्ट हुआ है और काफी हद तक चीजें इकोनॉमिक नंबर्स के बारे में बात करें या फिर हम मार्केट को देखें, स्टॉक मार्केट को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे दिखाई देते हैं। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट के देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,14,517 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 98,284 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1915.84 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 39.10 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 41.25 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 186 रुपीज, सेलिंग वॉज 188.50, यूके पाउंड बाइंग रही 205, सेलिंग वॉज 208.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 159.20, सेलिंग वॉज 159.90। Saudi Riyal buying at 42 rupees, selling was 42.60. UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.50. And lastly, Kuwait Dinar buying रही 496 rupees, selling was 498.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस माइनर आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के ओवरऑल कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, यहाँ पे ऑयल प्राइस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता रहेगा। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस ओवरऑल अगर हम देखें तो लोकल मार्केट पे भी इम्पैक्ट देते हुए दिखाई देंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ओवरऑल इम्पोर्ट
बिल्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट जो डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम गोल्ड प्राइस की बात करें तो इंटरनेशनल प्राइस का लोकल मार्केट पे गोल्ड प्राइस पे इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि पर तोला प्राइस 1,14,000 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इट मीन्स के ओवरऑल गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में सस्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजहर साहब, गोल्ड प्राइस के ऊपर कुछ कमेंट कीजिए कि पाकिस्तान में पर तोला 1,14,000 चल रहा है और पर 10 ग्राम 1 लाख के अराउंड चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे नहीं पता अगर आपने इस तरह एनालाइज किया हो, लेकिन जब भी आप ऑयल प्राइसेस को देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, उसी के साथ गोल्ड की प्राइसेस भी जो ट्रेड करती हैं। तो आप अगर ब्रेंट की देखें या आप दूसरी प्राइसेस को देखें, उसी तरह आपको एक ट्रेंड नजर आएगा कि गोल्ड कहाँ जाता है, और ये बड़ी एक आम बात है। और फिर ये भी देखा जाता है कि अगर ऑयल की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं तो गोल्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सर, लेकिन लोकल मार्केट में ऐसा हुआ था कि कोरोना के अंदर लोगों ने गोल्ड सेव करना शुरू कर दिया था और उसकी वजह से गोल्ड प्राइस एकदम हाइक पे चले गए थे। अगर आप रमजान की बात करें लास्ट 3 मंथ्स बिफोर, तो हम देख रहे थे कि 99,000 के अराउंड पर डॉलर प्राइस दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं 1,14,000 जो कि 1,29,000 को टच करके बाउंस बैक हुई है। देखिए, बहुत सी चीजें हैं, लोगों ने शादियां जो थी वो बहुत डेफर कर दी, पोस्टपोन कर दी। बहुत से लोगों ने शादियां बहुत सिंपल की हैं। जो इम्पैक्ट आया है कोरोना का, तो मैं समझता हूँ खैर पाकिस्तान के लिए तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका बहुत फेवरेबल इम्पैक्ट है। चाहे वो इकोनॉमिक्स देखें आप, अगर आप ऑयल की प्राइस लेते हैं और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही थी, तो अगर आप देखेंगे, आपने अभी ब्रेंट की प्राइसेस दिखाई थी कि अगर ब्रेंट कम है तो हमारा ब्रेंट लॉक हुआ है RLNG के साथ। इस वक्त जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं RLNG, वो 1,080 रुपए है कंपेयर टू नेचुरल गैस जो 1,021 रुपए, 1,028 रुपए है फॉर नॉर्मल इंडस्ट्रीज। यहाँ हमें एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे इस वक्त आप फायदे में हैं। आपकी नेचुरल गैस की कॉस्ट और RLNG की कॉस्ट एक ही उस पे है, तो प्रॉफिटेबिलिटीज जो मार्केट में है, जो भी RLNG ज्यादा यूज कर रहे हैं वो फायदे में है। लेकिन अगर आप इसके 1 साल पहले चले जाएंगे तो मार्केट में प्राइसेस 1,700 रुपए RLNG की थी, 1,800 रुपए और 2,100 रुपए भी टच किया है MMBTU। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये फेवरेबल है क्योंकि आपका ऑयल की कंजम्पशन दुनिया में गिरी हुई है, एयरलाइंस नहीं चल रही हैं, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं। थैंक यू सो मच मजहर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। आज हमने डिटेल डिस्कशन की है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, जो कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है, और इसके साथ साथ ओवरऑल स्टॉक मार्केट की रिकवरी देखी गई, सारी इकोनॉमिक नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये तमाम चीजें बिजनेस कम्युनिटी के लिए काफी पॉजिटिव नोट जनरेट कर रही है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज talk@ctv.com.tk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।